मित्रों नमस्कार। आज हम गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था। आज उत्तराखंड के प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर हम विधानमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी विधानमंडल के अंदर किस किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं, विधानमंडल और विधान परिषद में क्या अंतर होता है, और विधानमंडल के अंदर जो मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्रियों को बनाया जाता है और उसमें कौन प्रमुख होता है और कौन किस प्रकार से नियुक्त किए जाते हैं, इन सब बातों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बना रहेगा। इससे पहले हमने उत्तराखंड प्रशासनिक व्यवस्था की कुछ वीडियोज अपने चैनल पर पहले से ही पढ़ाई हुई है, आप चाहें तो उसे जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं। आप वहां से कुछ नॉलेज प्राप्त करें और कुछ यहां से करें। देखिए, उत्तराखंड की तैयारी करने का मतलब यह नहीं है कि आप उत्तराखंड के नदी नाले झरने वगैरह ही पढ़ें या कुछ पर्यटन स्थल पढ़ लें या उत्तराखंड का इतिहास, ये सब कुछ नहीं होता है। उत्तराखंड के अंदर ये सारा कुछ भी होता है जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो बिना देर के हुए आज की वीडियो सीधा शुरू करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। वैसे ही समय आपके पास बहुत कम है, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है। पुलिस का पेपर 18 दिसंबर को निर्धारित किया गया है और उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड जनवरी में निर्धारित है। इसी प्रकार से जनवरी में पटवारी और लेखपाल के भी हैं। तब तक हम इस अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत कुछ पढ़ लेंगे और इस यूट्यूब चैनल को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर फैलाएं, क्योंकि यह है आपका अपना गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल। अभी बात कर रहे हैं हम राज्य का विधानमंडल। देखिए, किसी भी राज्य का एक विधानमंडल होता है। भारत के जितने भी 28 राज्य हैं वहां पर एक विधानमंडल होता है। तो हमने याद रखना है 168 वह अनुच्छेद के तहत विधानमंडल का गठन किया जाता है। ये सब कुछ संविधान के भाग 6 के अंतर्गत वर्णित किया गया है, राज्य के अंतर्गत, क्योंकि संविधान के भाग 6वें में राज्य का वर्णन किया गया है और भाग 5 में संघ का वर्णन है। तो इसके अंदर हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो राज्य विधानमंडल के बारे में पहले यह जान लेते हैं कि विधानमंडल एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल के अंदर 3 चीजें ली जाती हैं। एक होता है विधान परिषद और दूसरा होता है विधानसभा और तीसरी चीज होगी राज्य के राज्यपाल। ये 3 प्रमुख अंग है विधानमंडल के, यानी इन तीनों से ही विधानमंडल बनता है। अब जब तीनों से विधानमंडल बनता है तो हम ये भी जान लेते हैं वास्तव में विधान परिषद और विधानसभा क्या होती है। यदि हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तराखंड में विधान परिषद तो नहीं होती है, लेकिन विधानसभा होती है। इस आधार पर उत्तराखंड एक सदनात्मक शासन प्रणाली के अंदर आता है और जहां ये दोनों सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, वहां द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। तो अभी हम उत्तराखंड में तो अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों में कुछ मुख्य अंतर पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न उठाए जाते हैं। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद एक उच्च सदन होता है, जबकि इसी के आधार पर विधानसभा की बात करें तो इसे निम्न सदन कहा जाता है। यह उच्च सदन इसलिए होता है क्योंकि यह सदैव स्थायी सदन होता है, यानी इस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि ये वाला जो विधानसभा होती है ये अस्थायी होता है, इसे भंग किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ के जो विधायक जनता द्वारा चुने जाते हैं, वो विधायक किसी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में यदि चले जाए, सरकार का बहिष्कार करें और सरकार को छोड़ करके अपने पद से त्यागपत्र दे दें, तो ये विधानसभा भंग हो जाती है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तीसरी बात देखें तो एक यहां अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता द्वारा डायरेक्ट चुनाव नहीं किया जाता है। यहां सीधा प्रत्यक्ष चुनाव होता है, पब्लिक सीधा इनको चुनती है। तो यहां पर इन लोगों को विधानसभा सदस्य कहा जाता है, यहां विधान परिषद के सदस्य कहा जाता है। इसका मतलब इनको एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इन्हें कहा जाता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये इस प्रकार से ये अलग अलग होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। कार्यकाल की बात करें तो विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन यहां का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अब यहां पर जो आयु होती है, न्यूनतम आयु, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 निर्धारित की गई है, जबकि यहां 25 निर्धारित की गई है। इसका मतलब एक मुख्यमंत्री 25 वर्ष की आयु में बन सकता है, एक विधायक 25 वर्ष की आयु में बन सकता है। यहां जो विधान परिषद का सदस्य है वो 30 वर्ष में बनेगा। अब कुछ बातें और हैं, जैसे क्या कि भाई न्यूनतम संख्या विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, वह होनी चाहिए 40 न्यूनतम।
अब यहां होनी चाहिए विधानसभा की न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए। देखिए यहां पर एक कैलकुलेशन हमें हमेशा याद रखना है विधान परिषद की सीट को लेकर के। अब आप यहां से एक ध्यान दें कि भाई उत्तराखंड में विधान परिषद तो नहीं है। उत्तराखंड में इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तराखंड इस 40 की संख्या को पार नहीं कर पा रहा है। होता यह है कि जब किसी राज्य में विधानसभा की सीटें हैं, अभी हमारे पास 70 सीटें हैं, इसका 1/3 लिया जाता है। 1/3 का मतलब होता है 23/73, तो 23 सीटें हो रही हैं। 1/3 का मतलब है भागा 3 कर देंगे, तो 23/73 हो रहा है, तो 23 सीटें हो रही है। इस आधार पर भाई 23 सीटों में हम लोग विधान परिषद का गठन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए न्यूनतम 40 होनी चाहिए। इस आधार पर आप लगाएं कि 40 का मतलब है 40 गुणा गया 3, तो बराबर 120 कम से कम विधानसभा की सीटें होनी चाहिए, तब हम किसी राज्य में विधान परिषद बना सकते हैं। अदरवाइज विधान परिषद नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो ये विधानसभा है, या जिसे हम अस्थायी सदन या निम्न सदन कह रहे हैं, ये वाले सदन में हमारे पास सीटें कम है, इसलिए हम विधानसभा के बाद विधान परिषद नहीं बना पा रहे हैं। तो इस बात को हमने विशेषकर ध्यान देना है। ये न्यूनतम संख्या बहुत बार पूछी जाती है। यहां देखो, अगर विधानसभा की बात करें तो मैक्सिमम यहां पर 500 सीटें हो सकती हैं किसी भी राज्य में। जैसे अभी सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में 400 से अधिक सीटें हैं, तो यहां पर मैक्सिमम 50 हो सकती है, न्यूनतम हो सकती है 60 सीटें। और सबसे अधिक यूपी में ही है, 400 से ऊपर जितने भी सीटें हैं वो यहां हैं। और यहां पर अभी एक बात और याद रखनी है विधान परिषद में, वह यह कि प्रति 2 वर्ष में विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त किए जाते हैं प्रति 2 वर्ष के कार्यकाल में। यानी 6 वर्ष जिनका पूरा हो जाता है तो उनको फिर रिटायरमेंट दे दिया जाता है। ये अभी टोटल 6 राज्यों में है विधान परिषद है। और ये जो विधान सभाएं हैं, ये विधानसभाएं टोटल 28 राज्यों सहित 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी है। यानी 31 विधानसभाएं हैं अभी टोटल भारत भर में। 18 राज्यों में तो है ही है, उसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी है। अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो कहां कहां है? 28 तो राज्य हो गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में एक दिल्ली में है, ये हम जानते हैं। एक दूसरा पुद्दुचेरी में है, पांडुचेरी जिसको कहते थे पुद्दुचेरी। और तीसरा हो गया जम्मू एंड कश्मीर। अब आप जम्मू और कश्मीर को राज्य नहीं मानेंगे, बल्कि वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभाएं हैं। तो इस आधार पर भारत में टोटल अभी विधानसभाएं कितनी हैं? 31 हो गई हैं। लेकिन विधान परिषदें मात्र 6 राज्यों में है। देखो पहले के आधार पर अगर हम देखें, जब तक कि ये जम्मू कश्मीर एक राज्य था तब तक 7 राज्यों में थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी। लेकिन जब से वो केंद्र शासित प्रदेश बना है तो विधान परिषद वहां से खत्म हो चुकी है, वहां केवल विधानसभा है। तो यहाँ विधान परिषद की जो संख्या है वो केवल 6 है। अब इन 6 में याद रखने योग्य बातें क्या है? देखो 6 की संख्या बार बार पूछा जाता है, और उन 6 की संख्या कैसे याद रखना है? बहुत सा सरल सा है। 6 की संख्या आप ऐसे रखें, ये बात तो हम समझ गए। अब 6 की संख्या ऐसे रखेंगे, एक है यूपी, दूसरा है BH बिहार। यूपी और बिहार उत्तर भारत के क्षेत्र में केवल 2 ही राज्य हैं जहां पर विधान परिषद की सीटें हैं। यूपी में सबसे अधिक सीटें हैं जिनकी संख्या 100 है विधान परिषद की। अभी मैं सभा की बात नहीं कर रहा हूं, परिषद की बात कर रहा हूं। अगर हम दूसरे राज्यों को देखें कि भाई 4 राज्य और कौन कौन से हैं, एक है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है MH। उसके बाद एक दूसरा आता है महाराष्ट्र के ही बगल में, आप ले लीजिए कर्नाटक KT, कर्नाटक में भी विधान परिषद सीटें हैं। फिर अगला बात करते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद सीटें हैं। और तेलंगाना TL, तेलंगाना। तो 4 ये राज्य हो गए हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और 2 ये हो गए हैं बिहार और यूपी। इस हिसाब से 6 राज्यों में केवल हमारे पास विधान परिषद की सीटें हैं या विधान परिषदें हैं। और यहां पर केवल विधानसभाएं टोटल 31 में। यानी कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषदें नहीं हैं? तो 28 में से 6 कम कर दीजिए, बस 22 राज्यों में केवल एक सदनात्मक शासन व्यवस्था है। बाकी 6 राज्यों में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है। द्विसदन का मतलब है विधान परिषद और विधानसभा। और जैसे हमारे उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड में केवल एक सदनात्मक शासन प्रणाली ही है जिसमें केवल विधानसभा होती है। और केंद्र शासित की बात करी तो केंद्र शासित में मैंने बताया कि 3
ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा होती है। दिल्ली विधानसभा, पुदुचेरी विधानसभा और जम्मू कश्मीर विधानसभा। वहां पर कि लद्दाख भी नहीं है। तो 3 यहां से विधानसभा वाले हो गए हैं और यहां 6 आपको याद रखना है विधान परिषद वाले। तो ये तो हमने इस हिसाब से गणना कर दी है भाई, कहां कहां किस किस प्रकार की सदस्य संख्या होती है या कहां कहां विधान परिषद है, कहां कहां विधान सभाएं हैं। उसके बाद यहां पर आ जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर हमने ध्यान देना है। अधिकतम संख्या होती है 500 और न्यूनतम संख्या होती है 60। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपवादित हैं। अपवादित का मतलब उनमें 60 की संख्या से कम विधानसभा सीटें हैं। वो कौन है? इनमें केवल 4 आते हैं। वैसे राज्य तो 3 आते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश भी आता है। देखो पुदुचेरी की बात करें यानी पांडुचेरी, वहां पर विधानसभा की मात्र 30 सीटें हैं। इस आधार पर सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जो क्षेत्र है वो पुदुचेरी ही है। लेकिन ये राज्यों के आधार पर नहीं है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश में है। अगर राज्य की बात करें तो सिक्किम में सबसे कम है, 32 सीटें हैं, यानी 32 सीटों में ही मुख्यमंत्री बन जाता वहां। और गोवा और मिजोरम की बात करें तो यहां भी 40-40 सीटें हैं। तो 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे न्यूनतम 60 की संख्या से कम विधानसभा सीटें हैं। और विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद मैंने 6 बताया। तो इतना रिकॉर्ड हम याद रखेंगे भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक रेशियो हमने याद रखना है, यहां से कई प्रश्न बन जाते हैं। और ये जो मैंने सीरीज लिखी है कि भाई विधान परिषद को उच्च सदन, स्थायी सदन, अप्रत्यक्ष चुनाव यहाँ होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल, आयु 30 वर्ष होते हैं, न्यूनतम संख्या 40 और प्रति 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और 6 राज्यों में ये है, ये याद रखने हैं। और विधानसभा की बात करें, निम्न सदन, अस्थायी सदन, प्रत्यक्ष चुनाव, कार्यकाल 5 वर्ष होता है, आयु 25 वर्ष होते हैं, न्यूनतम संख्या 60 होती है, अधिकतम संख्या 500 होती है। ये हमने याद रखना है, कितने राज्यों में है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में ये है, इतना याद रखना है। देखिए इनमें से एक पहला सदन कहलाता है, पहला सदन विधानसभा कहलाता है, द्वितीय सदन कहलाता है विधान परिषद। इस बात को भी हमने याद रखना है। तो इतनी जानकारी पहले हम इंपॉर्टेंट करके नोट कर सकते हैं। यहां से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही कह रहा हूं, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड के जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं वहां 40 नंबर का जीएस है। तो जीएस में ये पॉलिटी भी आता है, ये एक प्रकार से पॉलिटी भी है, या उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब इधर आ जाते हैं, उत्तराखंड के दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। वो क्या क्या चीजें हैं, बहुत खास है ये चैप्टर, इसको बिल्कुल भी मिस न करें, ये खास होने वाला है। इसको आप बिल्कुल एक एक करके याद रखें। तो मैंने बताया अभी तक जो हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में एक सदनात्मक शासन प्रणाली है, क्योंकि उत्तराखंड में भाई विधान परिषद नहीं है, ओनली विधानसभा है। तो यहाँ के जो विधानसभा का गठन होता है वो विधानसभा के गठन के साथ एक विधानसभा ये है और एक राज्यपाल होता है। ये दोनों ही यहाँ के विधानमंडल का गठन करते हैं उत्तराखंड राज्य के। अब ये तो विधानमंडल की बात होगी या विधानसभा की बात होगी। अब बात करते हैं मंत्री परिषद पर। देखो मंत्री परिषद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। मंत्री परिषद की बात करें तो मंत्री परिषद के गठन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 163 के तहत है। इस मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री लिए जाते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये 3 मंत्रिमंडलों का समूह जो है एक मंत्री परिषद का गठन करता है। इसका मतलब सभी प्रकार के मंत्री मंत्री परिषद में आते हैं। अब वो मंत्री कौन कौन होते हैं उस पर थोड़ा बात करते हैं। देखिए मंत्री परिषद का प्रधान हमेशा मुख्यमंत्री होते हैं, मतलब सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री को उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो बहुदल का नेता होता है, पार्टी जिसे निर्धारित करती है उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कई बार ऐसी भी समस्या हो जाए यदि कि 2 पार्टियों द्वारा बराबर मत हो तो उसमें कई विवादित होता है, राज्यपाल के हाथ पर वो निर्णय होता है, वो किसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं या समय दिया जाता है कि अपने बहुमत हासिल करने के लिए या किसी अन्य विधायक को अपने साथ में लाने के लिए। ऐसी परिस्थिति में जब विवादित अवस्था में हो जाता है तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से अपने हिसाब से मुख्यमंत्री बना सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान यहाँ पर है। देखिए इस मंत्री परिषद का काम क्या होता है। मंत्री परिषद का विशेष एक काम होता है कि वह राज्यपाल को कार्य निर्वहन में सलाह व सहायता देते हैं, क्योंकि राज्यपाल किसी राज्य में नया व्यक्ति ही होता है। यदि नया व्यक्ति आ गए तो उनको सलाह और सहायता देते हैं। सलाह और सहायता देना किसका काम होता है? मंत्री परिषद का। यह प्रश्न कई बार आ चुका है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता कौन देते हैं?
मंत्रिपरिषद देता है। मंत्रिपरिषद में इतने प्रकार के मंत्री होते हैं, ये हमने याद रखना है। मंत्रिपरिषद ने कब और क्या सलाह दी है, इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती है। न्यायालय में किसी भी प्रकार के हम जांच के लिए वहां पर रिट नहीं लगा सकते या न्यायालय में नहीं जा सकते। किस प्रकार की उन्होंने यहाँ पर सलाह दी थी उसका कोई प्रावधान नहीं है। तो ये मंत्रिपरिषद के कार्य हैं। इस आधार पर ये जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने वही रखे हुए हैं, आप इतना याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं मंत्रियों के प्रकार कितने होते हैं। किसी भी राज्य में मंत्री के प्रकार कितने होते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, मंत्री के प्रकार बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, फिर होता है राज्य मंत्री, फिर होता है उप मंत्री। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो कैबिनेट ही होता है। अब देखिए, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री में क्या अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर हम समझ लेते हैं। पहला, कैबिनेट मंत्री का मतलब होता है यह प्रथम कोटि का मंत्री कहलाता है। प्रथम कोटि, सबसे उच्च कोटि का मंत्री आप समझ लीजिए, जिनके पास की प्रमुख सरकारी विभागों का पद होता है और कई प्रकार के विभाग इनके पास होते हैं। एक मंत्री के पास, एक मंत्री के पास एक ही विभाग नहीं होता बल्कि कई विभाग होते हैं, इसलिए प्रमुख विभागों के प्रमुख होते हैं। और उसके बाद सरकारी नीति के संचालक भी कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। यानी सरकारी नीतियों में जितने भी प्रमुख कदम उठाने हों सरकारी विभागों के माध्यम से, वे सारे कार्य कैबिनेट मंत्री ही करते हैं किसी भी राज्य में। अब और बात करें तो इन्हें ही, ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इन्हीं लोगों को मंत्रिमंडल कहा जाता है। विशेष मंत्रियों का एक मंडल ही मंत्रिमंडल कहा जाता है और वो विशेष मंत्री होते हैं कैबिनेट्स। और ये कैबिनेट्स को अगर आकार के आधार पर माने तो कई बार अंतर भी पूछा जाता है कि भाई मंत्रिपरिषद बड़ा होता है या मंत्रिमंडल बड़ा होता है। आकार के आधार पर, आकार के आधार पर का मतलब है संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर सदैव मंत्रिपरिषद बड़ा होगा, क्योंकि इसमें कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री सब आ रहे हैं। इसमें ओनली ऑन कैबिनेट्स को लिया जाता है। जो ये कैबिनेट होते हैं वो केवल मंत्रिमंडल कहलाता है। तो संख्या के रूप में मंत्रिमंडल छोटा होता है बल्कि मंत्रिपरिषद बड़ा होता है आकार के रूप में। अगर शक्तियों के रूप में देखा जाए तो जो शक्तियां इनके पास होती वो शक्ति तो मंत्रिपरिषद के पास भी आ गई, लेकिन स्पेशली जो पावर है वो कैबिनेट्स के पास सबसे बड़ी पावर होती है, क्योंकि इनके पास सभी सरकारी नीतियों के विभाग और नीतियां सब कुछ इनके हाथ पर होता है। इसलिए ये वाले कैबिनेट मंत्री हमेशा प्रमुख होते हैं किसी भी राज्य को संचालित करने के लिए। यानी राज्य के अंदर जितने भी नए कानून, नए विधि बनते हैं उनमें कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अन्य विधायक और अन्य मंत्री तो केवल वोटिंग के लिए होते हैं। जब किसी नए कानून को बनाया जाता है तो वहां पर मत होता है, तो वो मत देने के लिए अन्य मंत्री और उप मंत्री ये सब लोग होते हैं। बाकी मेन कार्य होता है कैबिनेट्स का। ये हमेशा ही सरकार के साथ होती है, यानी सरकार यही है, आप समझ लीजिए। जितने भी राज्य के नीति नियम बनाते हैं उनमें इनका सबसे प्रमुख योगदान है, इसलिए इनको प्रथम कोटि के मंत्री कहा जाता है। दूसरी बात है राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, और एक होता है कैबिनेट के सहायक। स्वतंत्र प्रभार और स्वतंत्र प्रभार के अलावा जैसे एक और बोला जाता है कि मान्यता प्राप्त राज्य मंत्री। कुछ लोगों को मान्यताएं दी जाती है राज्य मंत्री की, यानी उन्हें कैबिनेट्स के द्वारा अपने हिसाब से उन्हें सुविधाएं दी जाती है, उन्हें लाभ दिया जाता है। तो ये राज्य के राज्य मंत्री के रूप में इनका पद निर्धारित किया जाता है। और एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। एक होता है कैबिनेट के सहायक, इन्हीं कैबिनेट के सहायक। और फिर तीसरी जो कैटेगरी होता है वो होता है उपमंत्री। ये उपमंत्री, इनके पास किसी भी प्रकार के विभाग, किसी भी प्रकार का पद नहीं दिया जाता है। ये केवल और केवल कैबिनेट के सहायक होते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इन्हीं से जुड़े सब अन्य मंत्री भी होते हैं। तो इसलिए कैबिनेट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बात को हमने याद रखना है। और मंत्रिपरिषद हमेशा बड़ा होता है संख्या में और मंत्रिमंडल छोटा होता है। ये कन्फ्यूजन कई बार पूछा जा चुका है। तो इतनी बातें हम याद रखते हुए चलें, ये बहुत खास है। तो यहाँ से इतना कुछ हो गया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें इधर से भी कर लेते हैं। भाई मंत्रियों की कुछ विशेष बातें इधर भी हैं। क्या क्या होता है मंत्रियों की नियुक्ति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। विधानसभा जीत के बाद सदैव होता क्या है, जब विधानसभा जीत होती है, विधानसभा जीत के बाद विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। क्योंकि
विधायक वही बनता है जो दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को, अपने प्रतिद्वंदी को हरा करके विधानसभा में जीत हासिल करता है। तो उन व्यक्तियों को एक विधायक के रूप में प्रोटेम स्पीकर के द्वारा शपथ दिलाया जाता है और उस प्रोटेम स्पीकर को कुछ निश्चित समय के लिए बनाया जाता है। जब तक कि सभी विधायकों का शपथ नहीं हो जाता है तब तक उस व्यक्ति का निर्धारण किया जाता है कि वो सभी विधायकों को शपथ दिलाए। अब वो सभी विधायकों को शपथ दिलाने के बाद उस प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल भी खत्म हो जाता है, यानी अल्प समय के लिए केवल शपथ दिलाने के लिए बनाया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर को सदैव ही राज्यपाल सबसे पहले शपथ इन्हीं को देते हैं, प्रोटेम स्पीकर को। जैसे अभी 2022 के विधानसभा में वंशीधर भगत जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, तो उन्होंने फिर अन्य विधायक जितने भी थे सबको विधानसभा की शपथ दिलवाई थी। तो ये तो पहला हो गया है जी शपथ दिलाने से रिलेटेड। उसके बाद क्या होता है, जब मंत्री बनते हैं तो मंत्री कैसे बनते हैं? मंत्री को विशेषकर कुछ इंपॉर्टेंट मेथड से बनाया जाता है। मंत्री कुछ विशेष होते हैं। तो भाई देखो, मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाना, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इन मंत्रियों को कैसे बनाया जाता है? सबसे पहला चरण क्या होता है, राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति में पहले चरण के रूप में सीएम की नियुक्ति की जाती है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात एक यह है, अभी हम विधायकों की नियुक्ति नहीं करें। आप यह मत समझ लेना कि कोई भी मुख्यमंत्री का दावेदार जो व्यक्ति होता है सीधा इलेक्शन जीत करके मुख्यमंत्री बन जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुख्यमंत्री नहीं बनता है जब तक कि कोई कैंडिडेट जीत जाता है, वो केवल विधायक रहता है। विधायक के बाद मंत्री बनता है और मंत्री बनाने की प्रोसेस ये है कि राज्यपाल उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। सबसे पहले ये है, यानी सीएम की शपथ दिलाते हैं राज्यपाल के द्वारा स्पेशली। तो राज्य के अंदर मंत्रिमंडलों में सबसे पहले चरण में सीएम की नियुक्ति दी जाती है। फिर जितने भी अन्य कैबिनेट्स मंत्री होते हैं उन कैबिनेट्स मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही दी जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। मुख्यमंत्री कहेंगे कि भाई किस व्यक्ति को हमने मंत्रिमंडल में रखना है, कैबिनेट्स बनाना है, उस व्यक्ति को ही पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाए। तो इस बात से हमें याद रखना है कि भाई अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो पहला चरण में तो मुख्यमंत्री ही बनता है, उसके बाद राज्यपाल के द्वारा ही अन्य लोगों को भी शपथ दिलाए जाते हैं। तत्पश्चात फिर मंत्रिमंडल कंप्लीट हो जाता है। अब अगर बात करें कि एक मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता है, यदि हम इस पर बात करें कि भाई एक विधायक बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं, तो विधायक बनने के लिए होना क्या चाहिए कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए, दिवालिया और पागल नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ योग्यताएं उसके लिए रखी जाती है, लेकिन वो केवल विधायक के लिए है। कई लोग केवल विधायक ही होते हैं, उनके पास कोई मंत्री पद नहीं होता है। तो सामान्य विधायक भी तो होते हैं। अब 70 के 70 अगर उत्तराखंड में है तो 70 के 70 मंत्री तो नहीं बनेंगे, मंत्री तो कुछ चुनिंदा ही लोग बनेंगे। और यहां पर अब मैं बात कर रहा हूं मंत्री की योग्यता, न कि विधायक की योग्यता। मैंने विधायक का बताया 25 वर्ष होना चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सब कुछ निर्धारित करता है। अब मंत्री के लिए क्या है, देखो मंत्री का भी वही है, जो व्यक्ति विधायक बनकर के चुना जाएगा, विधायक बनेगा, वही व्यक्ति तो बाद में मंत्री बनेगा। तो आयु का तो सेम है, आयु तो 25 वर्ष ही होते हैं, यानी 25 वर्ष की आयु में आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। उसके बाद यहां पर विधानसभा सदस्य होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति मंत्री बनने के लिए विधानसभा का सदस्य होना बहुत जरूरी है। और जबकि विधायक बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं, जीत करके ही तो विधानसभा सदस्य बनेगा ना, यानी विधायक बनना चाहिए। तो यहां को टोटल मिलाकर के कहना यह चाह रहा है कि मंत्री की योग्यता यह होती है कि वह व्यक्ति विधायक हो। और यदि कोई व्यक्ति विधायक नहीं है, मुख्यमंत्री उसे कैबिनेट मंत्रालय का पद देना चाहते हैं, तो क्या होगा? अब चहेते भी तो होते हैं कई लोग, तो चहेते के रूप में क्या होता है कि उस व्यक्ति को मंत्री पद दे दिया जाता है जो कि इलेक्शन जीत करके नहीं आते हैं। वैसे व्यक्ति को भी मंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उपचुनाव करके उसे अपनी विधानसभा सीट किसी एक क्षेत्र से जीतना सुनिश्चित करना होगा, यानी जीतना जरूरी होगा, तब जाकर के वो कोई मंत्री कहलाएंगे। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं आती है, क्योंकि जितने भी जो भी पार्टी जीती है उस पार्टी में कई वरिष्ठ लोग होते हैं जो कि सीधा मंत्री पद संभाल लेते हैं। पहले से निर्धारित होता है, उसकी गणित मंत्री और जो नेता लोग होते हैं वो अपने हिसाब से पहले बिठा लेते हैं। उसके बाद इनको जो शपथ दिया जाता है वो अनुसूची 3 के तहत शपथ दिलाया जाता है। ये हमने याद रखनी है,
ये सब कुछ मंत्रियों के प्रकार थे, या मंत्रियों के प्रकार में हमने ये भी पढ़ा कि मंत्रियों की नियुक्ति कैसे की जाती है, ये हमने इंपॉर्टेंट करके याद रखना है। और सबसे पहला चरण क्या होता है भाई, सीएम की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ये मैंने बताया मंत्रियों की नियुक्ति। विधायक कैसे चुने जाते हैं वो तो हम जानते ही हैं भाई, विधानसभाओं में जनता द्वारा डायरेक्ट वोट दे करके विधानसभा में सदस्य भेजे जाते हैं। अब उन सदस्यों में अंदर की जो गणित है मंत्री बनाने की, वो गणित यहाँ है। ये इस प्रकार से अंदर जाकर के मंत्री पद उन्हें मिलता है। कई बार मंत्री पदों का विस्तार भी किया जाता है, मंत्री पदों का नए मंत्री पद दिए जाते हैं, पुराने मंत्री छोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार से कोई मंत्री पद छोड़ दे, या हो सकता है मंत्री पद का फेरबदल भी किया जाता है, मौका दिया जाता है। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं कि भाई पहले कुछ 2.5 वर्ष किसी अन्य को, 2.5 वर्ष किसी अन्य को, इस प्रकार से भी चेंज किया जा सकता है। वो सब कुछ मुख्यमंत्री के हाथ पर होता है, या टोटल ये जितने भी मंत्रालय के मंत्री होते हैं वो सब लोग इस बात को निर्धारित करते हैं कि आगे करना क्या है। अब यहाँ पर कुछ बातें और देख लेते हैं, वो क्या है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर मंत्रियों से रिलेटेड ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। वो क्या है कि अनुच्छेद 164A1 के तहत, ये याद रखना बहुत खास है, अनुच्छेद 164A1, अनुच्छेद 164A1 के तहत राज्य विधानसभा में मंत्रियों की संख्या विधानसभा के सीटों का 15% हो सकती है। ये बहुत ज्यादा जरूरी प्रश्न है। क्या हो सकती है कि 164A के तहत क्या कहा गया है कि राज्य विधानसभा में मंत्रियों की जो संख्या हो सकती है वह विधानसभा सीटों के 15% हो सकती है। मतलब अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 15% होगी कितनी सीटों की, विधानसभा सीटों की। तो विधानसभा सीटें हैं 70 का 15% मंत्री हो सकते हैं। ये हमने याद रखना है, बहुत ही ज्यादा खास है। किंतु उसके लिए भी एक प्रावधान ऐसा है कि किंतु जो मंत्री होंगे उन मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम संख्या 12 ही होनी चाहिए। 12 से अधिक तो रख सकते हैं लेकिन 12 से कम नहीं होनी चाहिए मंत्रियों की संख्या। तो टोटल सीटों का 15% रखा जाता है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अभी टोटल कैबिनेट मंत्री 9 हैं। वैसे केवल जो मंत्री पद जिनके पास हैं वो तो 8 हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री सहित 9 हो जाते हैं। तो सीएम और कैबिनेट मंत्री टोटल 9 है उत्तराखंड में, और बाकी अन्य राज्य मंत्री और उप मंत्री हैं। तो इस प्रकार से संख्या तो ऊपर ही है, और कुछ मान्यता प्राप्त राज्य मंत्री भी हैं, लेकिन ओनली कैबिनेट की बात करें, जो कैबिनेट है वो कैबिनेट 9 है। तो 9 कैबिनेट काफी है। 9 के बाद ये संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है, लेकिन इतना ठीक है, सब कुछ फिट कर रखा है राज्य सरकार ने। इसके अलावा 12 से अधिक हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार के कैबिनेट सहायक के ये राज्य मंत्री भी बनाए जाते हैं और उप मंत्री भी। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ये याद रखना है भाई, कैबिनेटों की संख्या कितनी है, 9 है अभी उत्तराखंड में। तो इतना मंत्रियों से रिलेटेड ये याद रखना है। ये 15% बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। यहाँ पर एक दो बातें और याद रख लेते हैं। क्या है, इस पूरे राज्य विधानमंडल के अंदर क्या बातें इंपॉर्टेंट है, वह यह है कि मंत्रियों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जैसे विधायक का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, वही कार्यकाल इनका है। बट लेकिन विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है इनका कार्यकाल। यदि विधानसभा के अंदर जितने भी विधि बन रहे हैं, कानून बन रहे हैं, उनमें यदि कोई मंत्री पूरे तरीके से मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के प्रति सहमत है तो जाकर के मंत्री पद पर रह सकता है। अदरवाइज मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है। तो विधानसभा के विश्वास पर इनका कार्यकाल निर्धारित करता है। यदि विधानसभा के प्रति उनका विश्वास नहीं रहा तो उन्हें हटाया भी जा सकता है। तो ये भी हमने याद रखना है। यदि किसी भी मंत्री का कार्यकाल सीएम के विश्वास पर निर्भर करता है, ये भी हमने याद रखना है। जो भी मंत्री होगा वो मंत्री यदि सीएम के दिशा निर्देशों के अनुसार या सीएम की दृष्टि में यदि सही कार्य कर रहे हैं, सीएम के आदेशों के अनुपालन में वो सही कार्य कर रहे हैं, तो मंत्री पद पर रह सकते हैं। अदरवाइज सीएम जो है उन्हें मंत्री पद से भी हटवा सकते हैं। तो सीएम के विश्वास पर ही किसी मंत्री का मंत्री पद पर बना रहना सुनिश्चित होता है। इस बात को भी हमने इंपॉर्टेंट करके याद रखनी है।
देखिए यहाँ कुछ और बातें हैं, जैसे एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ये जो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से, मतलब कि कैबिनेट, राज्य मंत्री, उपमंत्री, ये सब लोग किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इनका उत्तरदायित्व जो होता है वो विधानसभा के प्रति होता है, क्योंकि ये विधानसभा ही बना रहे हैं। विधानसभा के अंदर ही इनका उत्तरदायित्व यही है कि इनके प्रति उत्तरदायी ये रहें, और सब कार्य और सब विश्वास, सब प्रकार की गतिविधियां ये विधानसभा के तो अंदर करेंगे, तो इनका उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होता है सामूहिक रूप से सबका, ये हमने याद रखना है। और एक और बात याद रखें, आपकी नीति निर्णयों में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। कोई भी मंत्री हो, कोई भी कैबिनेट्स हो, इनका कोई भी नीति निर्माण होता है नई नीति बनाने के लिए, तो वहाँ पर सामूहिक रूप से इनका उत्तरदायित्व होता है। सभी लोग मिलजुल करके वहाँ पर मत करते हैं। जो भी नया विधि बनता है, नया कानून बनता है, यानी जो भी विधेयक पारित होता है, उस विधेयक को सहमति देने के लिए, यानी विधि बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए 1/3 बहुमत होना बहुत ज़रूरी है टोटल विधानसभा सीटों का। और उन विधानसभा सीटों में बल्कि 100% कैबिनेट का होना तो ज़रूरी ही है। कैबिनेट होना बहुत ज़रूरी है। कैबिनेट अनुपस्थित नहीं रह सकते। जो भी विधानसभा सत्र होते हैं, सत्र में भी कैबिनेट अनुपस्थित नहीं रह सकते हैं। हाँ, विशेष परिस्थितियों में हो सकता है, लेकिन उनका अनुपस्थित रहना सही नहीं होता है, क्योंकि भाई जितने भी नीति निर्माण कार्य होते हैं कैबिनेट से करती हैं। तो कैबिनेट या जितने भी ये मंत्री बनाया जाता है, ये मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी तो रहेंगे नीति निर्णय में, यानी नए नीति बनाने में, नए निर्णय लेने में। जैसे उत्तराखंड का एक पंचायती राज अधिनियम बना है, तो पंचायती राज अधिनियम 2016 में बना, और 19 के इन्होंने विधानसभा चुनाव में, पंचायत चुनाव में जो है नए तरीके से उसमें संशोधन भी किया। तो वो संशोधन एक सिरे से सीधा पारित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये सभी लोग सामूहिक रूप से उत्तरदायी थे और इन्होंने इस निर्णय को स्वीकार किया सब लोगों ने, क्योंकि वो ग्राम पंचायत के लिए था। और उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम्हारा जो ग्राम प्रधान बनेगा वो 8 पास बनेगा या 10 पास बनेगा, या जिनके घर में शौचालय नहीं होगा वो जाकर के प्रधान नहीं बनेगा, जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा होंगे वो प्रधान नहीं बनेंगे। अब कई गांव में स्थितियां ऐसी होगी, जो योग्य व्यक्ति थे, नीति कुशल व्यक्ति थे, राजनीतिक ज्ञाता थे या जानकार जो लोग थे, उनके 3-3 बच्चे थे पहले से, तो प्रधान के योग्य तो रहे नहीं। तो कई जगह समस्या भी हुई, कई जगह समाधान भी हुआ। लेकिन इस प्रकार के नीति या इस प्रकार के नियम जो होते हैं वो सीधा विधानसभा में एक मत से पारित हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग जो कि विधानसभा के सदस्य होते हैं उनमें 1/3 लोग कम से कम स्वीकार कर देते हैं किसी मत को, यानी किसी नियम को, किसी विधि को और किसी विधेयक को, तब जाकर के सीधा कानून बन जाता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ये सारा हमने ध्यान देना है। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट होगा, और उम्मीद करता हूँ कि इधर से जो भी प्रश्न आए आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट से आपको और अच्छे तरीके से याद होगा। आप इसे अपने नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं। बड़ा खास चैप्टर है। इसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे करंट अफेयर के हिसाब से कि उत्तराखंड में जितने भी 9 कैबिनेट्स हैं, इन 9 कैबिनेट्स के पास कौन कौन से पद हैं या किस किस मंत्रालय के ये प्रमुख हैं, ये भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड पंचायती राज। तो उत्तराखंड में पंचायती राज के साथ साथ हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी उस पर डिस्कस करने वाले हैं, यानी पंचायती राज का इतिहास कहाँ से था और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है ग्राम पंचायतों की, इस पर भी हम टोटली बात करने वाले हैं। फिर नगर निकाय हैं, फिर कई अन्य चीज़ें हैं, हम पढ़ते रहेंगे। लेकिन आप वीडियो में लगातार बने रहेगा, और जितनी भी वीडियोस बनती हैं या जितने भी आप देख रहे हैं जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाली सब वीडियो की आपको पहले नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आपके फ़ायदे के लिए ही आप सब्सक्राइब जरूर करें। कई लोग ये होता है कि देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। भाई क्यों? अगर इस तरीके से अगर आपको सही समझ में आ रही है, अगर आपको कंटेंट सही लगता है, तो क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हैं? इसमें आपत्ति किस बात की है? और इस हिसाब से मैं ये मानता हूं कि तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप यदि किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो बढ़िया है, वहाँ पर आपका ये काम आएगा। नहीं भी दे रहे हैं, यदि आप किसी पेपर को नहीं दे रहे हैं फिलहाल, तो ये जानकारी रखना तो बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम राज्य के अंदर या राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इतना आज हमने पढ़ा, इससे आगे हम नेक्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं। और जो भी आपको डाउट्स होते हैं
उन डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगली और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।